और 2 विधानसभा की सीटें घटा दी। थोड़ा सा रोकेंगे, चूंकि बराक वैली का आपने जिक्र किया, तो आपने कहा कि ये ज्यादा मुस्लिम डोमिनेंट इलाका था और यहां से ज्यादातर मुस्लिम उम्मीदवार जीतकर आते थे। और पिछली बार आपने जो आंकड़ा कहा कि 31 उम्मीदवार मुस्लिम जीतकर आए थे। इस बार अगर वो पहले से एक तो 4 आपने जो बताया कि 4 सीट को 2 सीट में मर्ज कर दिया गया है, तो 2 ही वो संख्या तो ऐसे ही घट गई। क्या यहां पर भी कुछ सीटें ऐसी हैं जो पहले आरक्षित नहीं थी, अब उसको आरक्षित भी कर दिया गया है ताकि मुस्लिम उम्मीदवार वहां से कम चुनकर आए? नहीं, इस तरफ मेरा ध्यान नहीं गया है, बस मैंने ये किया है आपको कि ओवरऑल जो है कहां कहां का इक्वेशन बदला गया। जो मैंने अभी तक डाटा दिया, जो अभी तक सीटें बताई, उसमें उसको ये देखा गया है कि वहां से मुस्लिम उम्मीदवार ना जीत पाए, उसका कॉम्बिनेशन किया गया है। और आरक्षित वाला अभी तक एंगल इसमें नहीं आया कि एसटी के लिए कर दिया या एससी के लिए कर दिया, ऐसा नहीं किया गया। उसको ये किया गया है, उसको हम लोग अगले कार्यक्रम में लाने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे दर्शकों को एकदम बिल्कुल क्लियर पिक्चर मिले कि जो हम लोग कह रहे हैं कि जो खास करके जो बराक वैली है जहां से ज्यादातर मुस्लिम उम्मीदवार जीत कर आते थे, क्या इस बार सरकार कुछ सोच समझ करके वहां एक तो डिलिमिटेशन और उसके बाद क्या वहां पर कुछ रिजल्ट भी किया गया है, इसको लेकर भी हम एक कार्यक्रम करेंगे। लेकिन अभी हम लोग जिस पर कर रहे हैं कि परिसीमन का ओवरऑल असर क्या होगा, उसको लेकर कर रहे हैं। जी संजीव जी, आगे बताइए। हाँ, जो आपने कहा एसटी की सीटें वो दूसरे इलाकों में हुई है। जैसे अब अपर असम का आ जाए इलाका, जो अपर असम का इलाका है, मैं थोड़ा 2-4 मशहूर जिले का नाम बता दूं इसमें, जो आप नलबारी सुनते हैं, कोकराझार सुनते हैं, कामरूप मेट्रोपॉलिटन सुनते हैं, गोलपाड़ा सुनते हैं, चिरांग सुनते हैं, ये सब जो है ये लोअर असम में आता है। सॉरी, ये लोअर असम में आता है। और ये लोअर असम की में क्या क्या चेंजेस हुए हैं नए परिसीमन के बाद, ये मैं बताऊं। देखिए, नए परिसीमन के बाद वही तरीका अपनाया गया है। पहला तरीका है कि मुस्लिम वोटों को अगर कहीं एक जगह कंसंट्रेटेड है तो उसको कई विधानसभाओं में बांट देना, वो तो है ही। और अगर वो चीज संभव नहीं हो पा रही तो उसको एससी एसटी के लिए रिजर्व कर दे, जो आपका सवाल था। अभी देखिए, जैसे बोको छाया गांव नाम का एक नया सीट बनाया गया है। ये एसटी के लिए एससी के लिए बना दिया गया। ये एसटी के लिए बनाया गया बोको छाया गांव। पहले ये 2 सीटें होती थी, एक बोको जो एससी के लिए रिजर्व थी और दूसरा छाया गांव जिसपे कि माना जाता था कि यहां पे बीजेपी की स्थिति कमजोर है। तो इन दोनों को मर्ज करके एक सीट बना दिया गया बोको छाया गांव, और इसको एसटी के लिए रिजर्व कर दिया गया। और ये बोको एससी सीट और छाया गांव जनरल सीट, ये दोनों सीट 2021 में कांग्रेस ने जीती थी। आप देखिए कितनी स्ट्रेटजी कितनी पैनी है परिसीमन की। अब देखिए, एक गोल, भारतीय जनता पार्टी जो है वो साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल कर रही है कि किसी न किसी प्रकार से उनको हैट्रिक लगाने के लिए वो एन केन प्रकार हर हथकंडा अपना रहे हैं कि ताकि वो इस बार चूक ना जाए। हाँ, देखिए उसके पीछे वहां के जो ट्राइबल्स बोल रहे हैं और जो असमी जो प्राइड से जो असमी स्टूडेंट है, उनका ये कहना है कि हमें एनी हाउ असम के कल्चर और लिगेसी को बचाना। उनका ये कहना है कि जो हमारे देसी मुस्लिम हैं, जो असम भाषा में बात कर रहे हैं, वो सदियों से यहां रह रहे हैं, उन पर कोई खतरा नहीं आना चाहिए। लेकिन कोई घुसपैठिया आ गया है जो असमी भाषा में बात नहीं कर पाता है, इसी से वो पकड़ लेते हैं कि वो असमी जो घुसपैठिया जो मुस्लिम है वो बाहर का है या भीतर का है। जिसको ऐसे उदाहरण देके समझाऊं कि अगर आप मिथिला क्षेत्र में भी जाएंगे बिहार के, तो वो मुस्लिम समाज भी मैथिली भाषा बोल लेता है आराम से। उसी तरह भोजपुरी क्षेत्र में जाएंगे तो मुस्लिम भी भोजपुरी क्षेत्र का भोजपुरी में ही बात करता है। तो असम के जो लोकल एससी एसटी हैं या कास्ट असमीज हैं, उनका यह कहना है कि हमें असम के मूल मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं, वो हमारे भाई हैं, वो हमारे बहन हैं, उनका भी डेवलपमेंट होना चाहिए, वो उसी असमी प्राइड में ही आ जाते हैं। और उनका यह कहना है कि इन असमी मुसलमानों का हक जो है, जो बाहर से घुसपैठी आते हैं बांग्लादेश से खास करके, वो खा रहे हैं। ये असम के लोगों का यह कहना। तो यहां दूसरी बात है, यहां असमी प्राइड में वो भी आते हैं
जो असमी भाषी मुसलमान है, और उनको भी लगता है कि जो बाहर से मुस्लिम आए हैं उन्होंने उनका जमीन छीन लिया है, शादी विवाह कर रहे हैं, और उनकी वजह से उनको छोटे मोटे जो रोजगार मिलते थे, जो नॉन स्किल लेबर वाला था, वो सब भी हड़प लिया है। ये वहां के असली मुसलमानों का भी डिमांड है, तो उसको इस रूप में देखा जाए। अब देखिए एक और सीट है लोअर असम की, गोपाल पाड़ा वेस्ट, इसको भी कांग्रेस ने जीता था 2021 में। इसको परिसीमन के बाद एसटी सीट घोषित कर दिया गया। जो आप पूछ रहे थे कि किन किन सीटों को एसटी, तो मैंने बोला था कि इस इलाके में बराक वैली में तो अभी नहीं आया मेरे सामने, लेकिन लोअर असम में जो आया वो मैं आपको बता रहा हूं कि किन किन सीटों को एसटी घोषित कर दिया गया। तो ये गोपालपाड़ा वेस्ट भी एक ऐसी सीट है जिसको कांग्रेस ने 2021 में जीता था, इसको एसटी सीट घोषित कर दिया गया है। और अब यहां से ऐसी स्थिति हो गई है कि यह सीट कांग्रेस के हाथ से इस बार निकल सकती है। और इससे पहले वाला जो सीट है बोको, जो एससी सीट है, और छायागांव जो सीट है प्रवीण जी, वो भी जो कांग्रेस जीती थी 2021 में, उसको भी मर्ज करके एक एसटी सीट बना दिया गया। यानी 3 सीटों पर कांग्रेस का पत्ता काटने की पूरी तैयारी चल रही। इसी तरह देखिए अभयपुरी, थोड़ा सा अपने दर्शकों को और बता दें कि इसके अलावा, क्योंकि हम कार्यक्रम के जरिए ही बताते भी चलते हैं कि हम आगे क्या करने वाले हैं, तो आगे हम आपको एक और विश्लेषण देने वाले हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, कि क्या जो 126 की 126 सीटें हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी जो सीटें जीती हैं उसमें उसको भी क्या मर्ज किया गया है या नहीं किया गया है, या जिन सीटों पर मतलब विपक्षी पार्टियां जीती थी, खास करके कांग्रेस और उनके एलायंस वो जीती थी, क्या उसी सीट पर ज्यादा इस प्रकार से मर्ज वाली स्थिति हुई है। इसको लेकर भी हम आपको एक अलग डिबेट में लेकर आएंगे कि उसमें कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां पर कि इसको मर्ज किया गया, वो सीटें इससे पहले किसके खाते में थी, उस पर भी हम लोग आएंगे। संजीव जी आगे हमारे दर्शकों को बताइए कि अब जो लोअर असम का तो ये हो गया, अपर असम लोअर असम में भी बाकी है, लोअर असम में भी बाकी है। जैसे अभी देखिए अभयपुर एक सीट है और बिलासी पाड़ा सीट, इनके भी समीकरण को इस तरह से बदला गया है ताकि वहां एनडीए की जीत की संभावना बढ़ जाए। इससे पहले इंडिया अलायंस ने, तत्कालीन इंडिया अलायंस ने इस सीट को जीता था, यानी अभयपुरी और बिलासपाड़ा, ये दोनों सीटें जीती थी इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने। लेकिन इस बार कुछ गेम बदल दिया है परिसीमन की वजह से। अब देखिए धुबरी विधानसभा सीट के इलाके में यानी एक और नई सीट बनाई गई है प्रवीण जी। हालांकि उस सीट पर एनडीए की बहुमत नहीं है और ना कांग्रेस की है, वो है सोरभोग भवानीपुर। सोरभोग भवानीपुर सीट पर सीपीएम का कहा जा रहा है कि बहुत मिल सकती है, और नलबारी और बोगाई गांव में भी सीपीएम का असर दिख रहा है। अच्छा, इसी लोअर असम में प्रवीण जी जो बोडोलैंड टेरिटोरियल वाला जो इलाका मैंने कहा था, बोडोलैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेटिव, ये जो पूरा वो है पीटैट, उसमें ऑलरेडी जो है प्रभाव जो है बीजेपी और बीपीएफ यानी वही हग्राम मोहिलरी वाली जो पार्टी है बीपीएफ, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट, इनके साथ अलायंस होने की वजह से इनकी जितनी सीटें हैं 4 जिलों की, उस पर इनकी स्थिति मजबूत है। हालांकि एक सीट ऐसी बताई जा रही है जो सीट है प्रभात झोड़ा, यहां पे कांग्रेस की स्थिति ठीक ठाक है। तो ये लोअर असम का हो गया। अब हम आते हैं अपर असम में। अपर असम में अगर कोई चेंजेस हुआ है, हाँ, जैसे देखिए अपर असम में आप देखिए एक सीट है टीटावार और टियोक सीट, जहां पे कांग्रेस का चांस नजर आ रहा है। और इसी तरह देखिए कि इसमें इसको जो बांटा गया है प्रवीण जी, अपर असम को इस रूप में बांटा गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर और ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण वाले जो इलाके हैं, और ये प्रवीण जी सबसे बड़ा इलाका आप कहिए तो 40 प्लस विधानसभा सीटें इसमें आती है अपर असम। और यहां पर भी कई ऐसी सीटें हैं जिस पर कि कुछ समीकरण बदले गए हैं, लेकिन ज्यादातर सीटों की स्थिति वही है जो पहले थी, यानी डिलिमिटेशन का ज्यादा प्रभाव जो है लोअर, क्योंकि ये देखिए अपर असम ऑलरेडी जो है बीजेपी यहां पे बहुत मजबूत स्थिति में है प्रवीण जी, इसलिए यहां पे बहुत ज्यादा चेंज नहीं किया गया।